कहानी की शुरुआत में हमें गाबी मारू की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ब्लेड से कट जाने के बाद भी और शरीर की हिम्मत बिखर जाने के बाद भी वो अपनी जगह पे खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो इस दुनिया से। सचमुच इवागाकुरी के चीफ एक इमॉर्टल है, परंतु ये इमॉर्टलिटी का मेडिसिन इन्हें समुद्र के दूसरी ओर मिला है। वही भी हम देखते हैं ये लोग शिनसुकी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद गाबी मारू सागिरी से कहता है, तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है तुम इस चीज पे विश्वास नहीं करती कि लाइफ ऑफ एलिक्सर सचमुच होते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि लाइफ ऑफ एलिक्सर होते हैं, पर एक चीज का मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि उस आइलैंड में है कि नहीं। फिर हम देखते ये लोग आगे बढ़ जाते हैं तो सागिरी कहती है ये जगह काफी ज्यादा ही सुंदर है। इन सब चीजों को देख के तो ऐसे ही लगता है कि लाइफ ऑफ एलिक्सर इसी आइलैंड में होगा। तो गाबी मारू से कहता है, क्या तुम्हें ये देख के एक जहन्नम की याद नहीं आ रही? ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई सा भी रीजन नहीं है कि ये स्पीसीज यहाँ पे होगे, और ये एकदम अननेचुरल है, और यहाँ पे हैबिटेट जोन भी नहीं है कि ये सब चीजें यहाँ पे होगी। हर चीज को ध्यान से देखो, क्या पता कौन सी चीज हमारे सामने आ जाए। ये फिर अपने हाथ की रस्सी को तोड़ लेता है। ये कहती है कि तुम हाथ की रस्सी को नहीं तोड़ सकते, ये अलाउ नहीं है। गाबी मारू कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं हाथ बंद करके उस चीज को ढूंढूं? सागिरी कहती है ये शोगन का ऑर्डर है और तुम्हें इस चीज को फॉलो करना चाहिए। तुम एक क्रिमिनल हो जिसके ऊपर मुझे देखने के लिए कहा गया है। अब जल्दी करो, अपने हाथ को बांध लो। ये कहता है कि तुम इस चीज को थोड़ा सा जाने नहीं दे सकती, ये काम सी बात है। और ध्यान से देखो, हमें सिर्फ 3 दिन का खाना पानी मिल रखा है और लाइफ ऑफ एलिक्सर को पहचानने के लिए हमें सिर्फ एक ड्राइंग मिली है। तुम्हें लगता है हम इस चीज को इतनी जल्दी ढूंढ पाएंगे भी? यहाँ पे ये तलवार इसके गर्दन पे लगा देते और कहती है, लगता है तुम किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो, मुझे बताने दो। मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरा काम है तुम्हें मारना। मैं तुम्हारी कोई साथी नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम एलिक्सर ढूंढ लो या फिर तुम्हें एक ऑफिशियल बर्डन मिल जाए, तो तुम्हें अपने हाथ बांधने पड़ेंगे। ये कहता है ठीक है, मैं अपने वाइफ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर उतने में कोई इसके ऊपर हमला कर देता है और इस बंदे का नाम है ट्विस्टेड क्यून। ये कहता है कि लगता है तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम किस सिचुएशन में है। गाबी मारू तुम सचमुच एक बेवकूफ हो, तुमने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, इसी वजह से तुम इस हालत में हो। ये कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने पीछे से मेरे ऊपर हमला कर दिया। गाबी मारू फिर सागिरी को उसको देखने के लिए कहता है। सागिरी फिर इसे इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताती है कि इसे एक वेपन से प्यार हो गया और इसने कई सारे लोगों को मार के उसके वेपन चुरा लिए। इसके पास 100 वेपन है। पर गाबी मारू कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके हाथ देखो वो बंधे हुए नहीं है। ये कहती है क्या, ये तो रूल्स के खिलाफ है। पर इसका फेलो आसिमोन कहता है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता। तुम एक लो रैंकर हो और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम एक बददिमाग औरत हो। तुम्हें पता है मैं इसके हाथ वापस से बांध सकता हूँ जब हम शिप में चढ़ेंगे। उतने में ट्विस्टेड कून कहता है, लगता है मुझे अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए कुछ चीज मिल गई है। गाबी मारू कहता है ये हमारे टाइम का वेस्ट होगा, हमसे पहले कोई और आगे निकल जाएगा। ट्विस्टेड कून कहता है कि ये तो अच्छा ही होगा ना, मैं दूसरों को मार के उस एलिक्सर को आराम से ढूंढता रहूंगा। पर उतने में आसिमोन कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये दोनों एक दूसरे से लड़े, ये एक दूसरे को मारते। सागिरी कहते है कि ठीक है। गाबी मारू कहता है मैं किसी को मारना तो नहीं चाहता क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद नहीं है ये सारी चीजें, पर तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। उतने में सागिरी गाबी मारू को हाथ बांधने के लिए कहती है और गाबी मारू हाथ बांधने लग जाता है और ये इसे मारते ही रहता है। गाबी मारू किसी तरह अपने हाथ बांध लेता है। ट्विस्टेड कून अपनी काफी सारा पावर लगा के इसके ऊपर हमला कर देता है, पर गाबी मारू कम नहीं होता। वो एक डंडा लेता है और अपनी लाश से उसके पेट में उस डंडे को घुसेड़ देता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। गाबी मारू को एक भी चोट नहीं पहुंची होती है, पर उसे काफी दर्द हो रहा होता है। पर उतने में उठ के कहता है कि अभी तो हमने खेल चालू किया है हॉलो। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गाबी मारू ने उसी की तलवार उसी के पेट में घुसेड़ रखी है और वो मारा जा चुका है। गाबी मारू कहता है ये टाइम का वेस्ट था, चलो अब चलते हैं, एलिक्सर को ढूंढते हैं। सागिरी कहती है ठीक है। पर उतने में एक आसिमोन जो है वो अपनी तलवार निकाल के उस क्रिमिनल का गर्दन काट देता है और यहाँ से वापस जाने लग जाता है। तो गाबी मारू कहता है क्या तुम मुझसे लड़ोगे नहीं? ये कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा ना मैं तुम्हारा एनिमी हूँ ना मैं तुम्हारा साथी हूँ। अगर तुम में से कोई भी क्रिमिनल मारा गया हमारा सिर्फ काम है तुम्हारा हेड को वापस ले जाना। यहाँ सागिरी कहती है कि यहाँ पे 16 लोग गायब हो चुके हैं तो तुम्हें यहाँ पे संभल के रहना चाहिए। ये कहता है तुम्हें इस सिचुएशन में भी दूसरों की पड़ी है, मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं इस चीज से जल्दी निकल गया। तुम्हें मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि कुछ ही देर में सब चीजें चेंज होने वाली है और सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारने लग जाएंगे और एक एक करके इनका नंबर घटते जाएगा और यहाँ पे कई सारे लोग जो है वो प्रिटेंड करेंगे वो एक साथ काम कर रहे हैं, पर कुछ ही देर में वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेंगे क्योंकि ये सारे क्रिमिनल्स है और सोसाइटी के रूल से इन्हें कोई मतलब नहीं है। सागिरी कहती है अगर रूल्स तोड़ेंगे तो पर्डेन का भी रूल्स टूटेगा। ये कहता है कि शोगन का जो वर्ड्स है वो सिर्फ हमारे ऊपर अप्लाई होता है पर इन क्रिमिनल्स के ऊपर नहीं। शोगन को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो है लाइफ ऑफ एलिक्सर। चाहे तुम उसके लिए रूल तोड़ो चाहे जो, अगर तुम्हें उसे वो ला के दे दिया तो बाकी चीजों से उसे बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है और ये रूल्स हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं ना कि इन क्रिमिनल्स के ऊपर।
ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उतने में गाबी मारू उसके पास आके कहता है कि बस बहुत हुआ, हमारा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट कर लिया तुमने, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, मुझे अपनी वाइफ से मिलना है किसी भी हाल में, मैं यहाँ पे फालतू का वेस्ट नहीं कर सकता अपना टाइम। ये कहता है सचमुच तुम्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को मारना चाहता है और तुम देखना कुछ ही घंटों में तुम्हारे नंबर्स आधे हो जाएंगे और कुछ मोमेंट्स के बाद तुम्हारे नंबर्स और ज्यादा आधे हो जाएंगे और कुछ दिन के बाद तुम्हारे नंबर सिर्फ एक ही रहेगा जो कि उस लाइफ ऑफ एलिक्सर को शायद ढूंढ पाए। और एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हथौड़ी इसके पास मैसेज जा चुका है, शोगन ने इवाकुरी के निंजा से कांटेक्ट किया है, जिसका मतलब वो कुछ ही देर में यहाँ पे आते होंगे। यहाँ पे ये सागिरी को भी बताता है कि इस जॉब से पता चलेगा कि कौन अगला हेड होगा हमारे क्लैन का, पर मैं हेड बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ और मेरा क्रिमिनल भी मारा जा चुका है और इस क्रिमिनल से तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। वहीं पे सागिरी सोच रही होती है कि हम काफी दिनों से एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं पर अभी भी मैं इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं पाई हूँ कि इसका असली कैरेक्टर क्या है। उतने में गाबी मारू सागिरी के ऊपर हमला कर देता है तो सागिरी पूछती है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है? गाबी मारू कहता है मैं तुम्हें बिना दर्द के मारना चाहता था पर लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सागिरी कहती है लगता है यही इस इंसान का असली नेचर है। हमें फिर गाबी मारू का दर्दनाक पास दिखाया जाता है जहाँ पे इसके पेरेंट्स को मार दिया जाता है क्योंकि गाबी मारू पैदा होता है तो इसके पेरेंट्स यहाँ से छोड़ने की बात करते हैं पर विलेज के चीफ इन दोनों को मार देते हैं और गाबी मारू को कहते हैं प्यार सिर्फ तुम्हें कमजोर करेगा, पेरेंट्स का लव, तुम्हारा प्यार, हर चीज तुम्हें कमजोर करेगा जब तो तुम ताकतवर नहीं हो जाते, जो तुम्हारी प्रीशियस है तुम उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। गाबी मारू फिर सागिर से लड़ने लग जाता है। सागिरी कहती है अगर तुमने मुझे मारा तो ये वायलेशन होगा रूल का। ये कहता है तुम्हें याद नहीं उस बंदे ने क्या कहा, पहली प्रायोरिटी जो है वो लाइफ ऑफ एलिक्सर है और वैसे भी इवाकुरी के कुछ लोग यहाँ पे आ गए तो ये जगह एकदम झुंड में बदल जाएगी और मैं जितनी जल्दी हो सके उस चीज को लेके यहाँ से निकलना चाहता हूँ और हर बार तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, इसी वजह से तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। यहाँ पे सागिरी सोच रही होती है मुझे इस इंसान को जल्दी मारना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा डरावना है, पर यहाँ पे ये हेजिटेट कर रही होती है इसे मारने में। ये सोच रही होती है मैं इसे क्यों मार नहीं पा रही, मैं इस जैसी क्यों नहीं बन पा रही। वहीं पे गाबी मारू भी इसे मार नहीं पा रहा होता क्योंकि अभी भी उसके वाइफ के वर्ड्स इसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि वो इसे मार क्यों नहीं पा रहा, ये क्या सचमुच कमजोर हो गया। इसे फिर अपने वाइफ के वर्ड्स याद आते हैं कि अगर तुम किसी को मारना नहीं चाहते तो मैं मारना नहीं चाहिए। गाबी मारू कहता है मैं एक हॉलो हूँ और मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। ये कहती है तुम एक छोटी से किस से शर्मा जाते हो और तुम कह रहे हो तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है, तुम्हारे अंदर एक इंसान का दिल है, तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने इमोशन के ऊपर काबू रखना चाहिए। जब तक तुम अपने इमोशन पे काबू रखोगे, तुम जहाँ कहोगे मैं वहां तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गाबी मारू की वाइफ की वजह से उसे पहली बार इमोशन के बारे में कुछ पता चला होता है, इसी वजह से गाबी मारू कई ऐसे लोगों को मार देता है जो कि उसकी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा कह रहे होते हैं। गाबी मारू धीरे धीरे कमजोर बनता जा रहा होता है क्योंकि कोई भी उसके सामने भी बच्चों की भीख मांगता तो उसे मार नहीं पाता, पर किसी तरह वो इस चीज को कंटिन्यू कर रहा था। हम फिर देखते गाबी मारू सागिरी के गर्दन तक पहुंच जाता है पर वो उसे मार नहीं पाता। ये सोचता लगता है मैं धीरे धीरे कमजोर बनता जा रहा हूँ, ऐसा चला तो मैं कभी भी इस बर्डन को हासिल नहीं कर पाऊंगा और ऐसा चला मैं कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। फिर इसे अपने विलेज की चीफ की याद आ जाती है जो कि कह रहा होता है कि जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और ये सागिरी के ऊपर तलवार से वार कर देता है और सागिरी की तलवार टूट जाती है। सागिरी फिर तलवार के कवर से लड़ने लग जाते हैं। गाबी मारू कहता है कि तुम्हें ये चीज छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें पता है तुम कभी भी मुझसे नहीं जी सकती तो तुम्हें चुपचाप मर जाना चाहिए, तुम्हें दर्दनाक मौत देने में मुझे काफी तकलीफ होगी। ये कहती है कि सचमुच तुम्हें तकलीफ होगी। उतने में हम देखते हैं गाबी मारू से पकड़ लेता है और उसके ऊपर बैठ के इसके गर्दन पे तलवार लगा देता है पर वो इसे मार नहीं पा रहा होता। ये कहता है कि मैं गाबी मारू दा हॉलो हूँ, मैंने कई लोगों को मारा है और एक और इंसान को मारने में मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उस विलेज में यही सिखा गया है जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे तुम किसी चीज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। पर ये इमोशन, इस इमोशन की वजह से मैं इस लड़की को नहीं मार पा रहा हूँ। इसकी वाइफ का इमोशन इसकी विलेज के चीफ के ऊपर भारी पड़ जाता है जिसकी वजह से जब भी ये किसी को मारने जाता इसकी बीवी के शब्द इसके दिमाग में घूमने लग जाते जिसकी वजह से ये किसी को भी मारने से पहले 2 बार सोचता और हिचकिचाता किसी को मारने से पहले। गाबी मारू का चेहरा देख के इसे वही एक्सप्रेशन याद आ जाते हैं जिस टाइम ये हर किसी को मार रहा था और ये इतने दिनों से यही सेम एक्सप्रेशन घूम रहा था, ये इतने दिनों से इस चीज को झेल रहा था। ये समझ जाते जिस एनवायरनमेंट में इसे बड़ा किया गया है काफी ज्यादा दर्दनाक था, इसी वजह से इसे हर चीज गलत सिखाई गई है। आखिरकार ये एक इंसान है जिसके अंदर भी इमोशन है और इसका चेहरा देख के मुझे खुद की इमोशन की याद आ जाती है, कैसे मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल करती हूँ। और मैं गाबी मारू कहता है क्या ऐसे ही मैं एक बेकार इंसान बन के रह जाऊंगा, क्या ऐसे ही मैं ऐसे ही वीक रहा तो मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। सागिरी फिर इसे कहती है कि इमोशन तुम्हारी वीकनेस नहीं है,
वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर तुम्हें कुछ चीज फील हो रही है और उस चीज से तुम इंकार कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है जिसे तुम्हें पहचानना चाहिए। तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए अपने इमोशन को झेलने के लिए। सागरी कहती है कम से कम मुझे ये तो कहने दो, तुम्हें देखने के बाद मेरे अंदर साहस आई जिसकी वजह से मैं अपने इमोशन को फेस कर पाई। मुझे पता है तुम्हारे हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है तुम मारने में दूसरे को हिचकिचाते हो, और इस बार मैंने तुम्हारे बिहेवियर को अच्छे से देखा है। अगर तुम्हें अपने क्राइम्स के लिए पछतावा हो रहा है, तुम्हें अपने इमोशन का सामना करना चाहिए और अपने लाइफ को वापस से शुरू करने की शुरुआत करनी चाहिए। मैं ये सारी चीजें देखना चाहती हूँ, मुझे दिखाओ कि तुम अपनी लाइफ को दोबारा से सुधार सकते हो। सागरी फिर सोचती है तुम्हें ऐसा देख के मैं अपने इमोशन पे काबू करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगी। सागरी इस फिर से कहती है कि तुम पुराने वाले होलो द गाबीमारू नहीं हो। हमें फिर उस सामुराई को दिखाया जाता है जिसके पास स्वार्ड होती है। ये लोग एक ऐसी जगह आ चुके होते हैं जहाँ पे इन्हें इंसानों की बनी हुई मूर्तियां दिखती है। उतने में एक बटरफ्लाई एक सामुराई के हाथ में काट लेती है और वो अपना हाथ ही काट देता है। तो ऐसे मन पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो सामुराई कहता है उस बटरफ्लाई के चेहरे को देखो, वो इंसान का चेहरा है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं जो उसका हाथ है वो एक पेड़ में बदलने लग जाता है और धीरे धीरे करके इस आइलैंड के कई सारी नई स्पीशीज इनके ऊपर हमला करने लग जाती है। पर उतने में इसकी नजर एक बड़ी सी मूर्ति पे पड़ती है जो कि इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। सामुराई कहता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं पे हम गाबीमारू और सागिरी को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। गाबीमारू कहता है कि पीछे हटो, मैं इससे अकेला लड़ूंगा, तुम इनसे नहीं लड़ सकती। फिर जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमें पता है आप हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो, पर फिर भी यार इस वीडियो पे बहुत प्यार देना, क्योंकि यार ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको आगे जाके काफ़ी मज़ा आने वाला है। बेशक ये सीज़न 12 एपिसोड का है, पर 12 एपिसोड में आपको जो मज़ा आने वाला है ना आप कह नहीं सकते हो। और ये मप्पा ने बनाया है तो भाई मैं क्या ही कहूँ, बहुत सही है इसकी एनिमेशन। और आप देखना मत भूलिएगा, इस सीरीज को आपको देखिए वरना आप रिग्रेट करोगे आगे जाके। तो मैं आखिर में क्या ही कहूँगा, आपको देखना है तो देखिए, वरना क्या कह सकता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।